जय माता दी। अर्थ न्यूज़ च अज तुहाडे सारेयां दा स्वागत है। मैं की डोगरी बोला ना क्योंकि जेह्ड़ी भाशा महाराजा गुलाब सिंह जी दी भाशा ही वो बोलनी जरूरी। अज 17 जून है। अज दे ध्याड़े उप्पर महाराजा गुलाब सिंह जी की महाराजा रंजीत सिंह जी ने राजा ऑफ जम्मू बनाया हा और ये बड़ा इतिहासिक दिन है। राज तिलक होआ। हूँ अगे दे पॉडकास्ट च मेरे कन्नै रवीश है। अज उनेंगी अस सैलीब्रेट भी करगे, मतलब मनागे भी शैल तरीके कन्नै कि सब तो ज़्यादा मनाने का मज़ा यह आंदा कि अस तुहानू सारें ही जम्मू दी किस तरीके कन्नै बहादरी है, जम्मू दे राजे ने किस तरीके दी हिम्मत है, ओहदे आस्ते जो जो साढ़े कोल सच्चाइयां हैं वो दसगे और जम्मू दे लोगें ही दसगे कि जम्मू दे जेह्ड़े साढ़े राजे हे, साढ़े जेह्ड़े उंदे कन्नै चलने आह्ले सिपे सलार हे, उंदे कन्नै योद्धा चले, लड़ाके चले, कि'यां उन्होंने जम्मू की एक हिमालय दी एक मुकट बनाया, हिंदुस्तान दा भारत दा मुकट बनाया और किस तरीके कन्नै महाराजा गुलाब सिंह जी ऐसे जम्मू दे राजे होए नवे जमाने दे जिन्हां ने जम्मू दा नां पूरी दुनिया रोशन किया और ऐसा रोशन किया कि जम्मू अज भी पूरी दुनिया के अंदर एक फुल गुलाब का खिले दा समझी लगे इसलिए है और वह कदे नहीं मुरझाएगा। कारण की है कि जड़ा बड़ी मजबूत न और विरसा भी बड़ा मजबूत है। मेरे कन्नै रवीश है और रवीश कन्नै अगे गल करके कश्मीरी पंडित बोली नहीं सकता डोगरी, इसे अस बोलन दिन्ने हिंदी च जेह्ड़ी भी गलबात अगे से करनी है गुलाब सिंह जी दे अज इस राज तिलक दे उत्सव ऊपर। जय माता दी रवीश, अब आगे तुम अपनी बात करो और आगे डिस्कस करते हैं। जय माता दी। आज से 204 साल पहले जो यहाँ पे पहले क्या होता था कि डिफरेंट लोग डिफरेंट छोटे छोटे इलाकों को रूल करते थे, एकता नहीं थी। लेकिन 1822 में जब महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक हुआ, और मैं इधर आपको एक ख़ास बात बोलता हूँ जो हिस्टोरिकली बोली जाती है कि महाराजा रंजीत सिंह ने तिलक नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, उन्होंने नीचे किया था, मजबूत किया, नीचे किया था और बोला था कि आप, मैं चाहता हूँ इससे आपकी जड़ें जो है मजबूत बने, जड़ें आपकी बहुत वाकई मजबूत और वो प्रोफेटिक वर्ड साबित हुए। और आज 204 साल बाद भी हम देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात थे 204 साल पहले वो बहुत ही ख़राब हालात थे, हर तरफ से हमले हो रहे थे। गुलाब सिंह जी ने सारे इलाके को सेव किया, सारे इलाके को एक करके इसको सेव किया। और इसके साथ क्या हुआ कि जो जो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने कुछ 200 सालों से जो लगातार अटैक्स चल रहे थे कश्मीर के ऊपर, उसको बचाया गुलाब सिंह जी ने। और इसके कारण ही आज हम इस स्टेट को एक देख पा रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर को फ्लरिश होते हुए देख पा रहे हैं। वो राज तिलक जो था, वो राज तिलक उस चीज़ की जो है वो गवाही है, उस चीज़ की निशानी है। अगर वो राज तिलक नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि लद्दाख, कश्मीर, जम्मू के काफ़ी इलाके ये आज इस सिचुएशन में ना होते और पता नहीं कैसे होते, मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि कैसे होते। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था जम्मू के लिए। जियो पोटा घाट के ऊपर अखनूर में एक तो महाराजा रंजीत सिंह, और इंग्लिश में जियो पोलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था ये बिल्कुल जियो पोलिटिकली इंपॉर्टेंट था, इसलिए महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो खुद आए थे। उन्होंने खुद इनके जो जिस तरीके से हमने बताया कि डाउनवर्ड तरीके से इनका राज तिलक किया था। कि वो क्यों खुद आए थे, कारण क्या जी था। जी 1822 समझने से पहले हमें 1808 में जाना पड़ेगा। 1808 में महाराजा गुलाब सिंह जी जवानी में गुम्मट में लड़ते हैं सिखों के बैटल ऑफ गुम्मट, हाँ ठीक। और एक जुझारू तरीके से लड़ाई होती है और इनके बारे में बताया जाता है कमांडर्स जो सिख कम्युनिटी के, सिख अम्पायर के जो कमांडर्स थे, क्योंकि रंजीत सिंह जी खुद भी एक जिसको बोलते हैं ना, एक मैं कहता हूँ अगर हिस्ट्री में किसी का बड़ा ऊंचा कद है ना पूरे पंजाब और इस नॉर्दर्न फ्रंटियर का या हम हिमालयन फ्रंटियर की बात को ले, तो महाराजा रंजीत सिंह जी का कद जो है ना वो मुझे बहुत ऊंचा लगता है। उनकी सोच, उनकी समझ, उनका जो आइडियोलॉजी है वो वाकई में मतलब ब्लेस्ड थे, वो एक अलग ही लेवल पे थे। मैं पर्सनली बड़ा एडमायर करता हूँ महाराजा रंजीत सिंह जी को और उनकी सोचों को। तो जब उनके कमांडर्स ने जम्मू की गुम्मट की लड़ाई के बारे में बताया तो उनकी ये क्वेश्चन नहीं थी कि मेरी फ़ौज को नुकसान हुआ है या मेरी फ़ौज हारी है या मेरी फ़ौज पीछे आई है। उनकी क्यूरियोसिटी थी कि लड़ा कौन था। तो उसके बारे में पता लगा कि महाराजा जो गुलाब सिंह जी थे, जम्मू के यंग लड़के थे, उन्होंने लड़ाई की। तो उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने उनको
कोशिश की कि हमारे साथ शामिल होने में आ जाओ, और तो normal 1808 में उनको लिया गया, एक साथ नॉर्मल में। फौजी के तौर पे लिया गया था, मैं ये बिल्कुल। बता रहा हूँ, वहां से मतलब राइज किया एक उन्होंने। देखो ना, ये अब जैसे हम लोग भी काम करते हैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ, बीइंग मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, तो 1808 में ये सिचुएशन हो गई कि उनको लिया गया। फिर 1808 के बाद 6-7 साल उन्होंने काम किया, और उधर से उनको मौका मिला जो एक जिसको बोलते हैं ना, एक लड़ाई करने का, फ्रॉम द साइड ऑफ सिख एम्पायर, अफगानिस्तान। 1814 में, अटोक। जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट टू कॉन्कर कश्मीर किया। कश्मीर की वैली जो थी ना, वो अट्रैक्ट करती थी बिकॉज ऑफ शॉल्स, बिकॉज ऑफ लोकल वहाँ के जो प्रोड्यूस थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, और एक जिसको बोलते हैं ना क्रेज थी वैली की। उसकी खूबसूरती तो बात की बात है, पहले सबसे पहले उधर के जो आर्टिसंस थे, वहाँ की जो सेंट्रल एशिया के साथ उसके ट्रेड लिंक्स थे, उसकी वजह से, एक क्यूरियोसिटी की वजह से वहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट किया गया कि अफ़गान रूल के साथ, क्योंकि अफ़गानियों के साथ अफ़गानिस्तान में जाके लड़ने से पहले करना ज़रूरी था उनकी यहाँ की टेरिटरी को सिक्यूज़ करना था, और वे आइडियोलॉजिकल भी था, क्योंकि सिख एम्पायर का जो ओरिजिन, जो फंडामेंटल था, वो था अगेंस्ट इस्लामाइजेशन ऑफ द एरिया। तो जो गुरुओं ने पूरा एक पंथ बनाया था और जो लड़ाइयाँ की थी, जो शहादतें दी थी, वो था सेविंग दी एरिया फ्रॉम इस्लामाइजेशन। तो रणजीत सिंह जी एक स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, तो उनको एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक क्लैरिटी थी इस चीज़ की कि हमें कश्मीर को अपने साथ अनेक्स करना है या उसको रेस्क्यू करना है अफ़गानियों से, ठीक है। तो उन्होंने उस पर कंटेस्ट पहला कॉन्कर करने की कोशिश की 1814 में। उसमें गुलाब सिंह जी का जो है वैलर बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आया। अगला आता है हमारा टाइम 1818 में, जब मुल्तान को उन्होंने सीज़ किया। उसमें भी गुलाब सिंह जी जो थे वो फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर, तब तक वो प्रमोट भी हो चुके थे और वो एक अच्छी पोजीशन पे थे इन दी लाहौर दरबार एंड इन दी आर्मी ऑफ सिख, जिसको हम रूल बोलते हैं। जी बिल्कुल, उस 1808 तक, 18 पे 18 आगे। फिर 1819 में अल्टीमेटली सिख्स ने अफगानियों से कश्मीर को रेस्क्यू किया और सेव कर दिया, और कश्मीर इन दी सेफर हैंड्स आ गया सिख एम्पायर के, और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हुआ 1819 में, और उसमें भी गुलाब सिंह जी का मेजर रोल था। उसके बाद एक हिस्टोरिकल फाइट होती है जो कि हम आते हैं लेके यहाँ पे, जिसको हम ऐसे बोलेंगे कॉन्केस्ट ऑफ रियासी भी इसी दौरान हुआ, उसके आगे पीछे फिर किश्तवाड़ हुआ, रजौरी हुआ, और इन सब कॉन्केस्ट जो हुए ना, इन्होंने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया इन द मेकिंग ऑफ जम्मू। जैसे 1821 में कॉन्केस्ट ऑफ रजौरी होता है, 1817 में स्ट्रेटेजिक हिल स्टेट जो है रियासी की कैप्चर की जाती है, और 1820 21 के पहले 21 में ही किश्तवाड़ भी कॉन्कर होता है। मतलब आप माने कि जितना ये हमारा जम्मू का पूरा एरिया है, ये इन कॉन्केस्ट में गुलाब सिंह जी फ्रंट रनर होते हैं। कहीं पे ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे सपोर्ट रोल में है, बट कुल मिला के गुलाब सिंह जी की स्ट्रेटजी, वॉर का उनका एक्यूमन और उनकी वेलर और उनकी ताकत की वजह से ये चीज़ें जुड़ी, और इसने खास एक इंप्रेशन डाला रंजीत सिंह जी पे। रंजीत सिंह जी ने फिर एक चैलेंजिंग जॉब इनको दिया, जो लोकल यहाँ पे जिसको बोलते हैं लोकल, जो हमारे जिसको हम बोलते हैं रेबेलियस ग्रुप्स थे, उनको भी उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की ड्यूटी दी कि जम्मू में अब छोटा सा एक एरिया बचा है जहाँ लोकल रिबेलियस ग्रुप्स काम कर रहे हैं और इस पूरे एरिया को कंसोलिडेट करने में दिक्कत आ रही है। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में गुलाब सिंह जी और सिख आर्मी ने अपना रोल प्ले किया। जैसे वो होता है 1821 का वो दौर, 1820 का दौर, 1822 में रंजीत सिंह जी ने समझ लिया था इस पूरे एरिया को, किश्तवाड़, रजौरी, रियासी, जम्मू, कौन अप्रोप्रिएट आदमी रहेगा जो संभाल पाएगा, कौन परिवार रहेगा जो संभाल पाएगा और सिख अंपायर को आगे तक लेके जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले 1820 में इनके पिताजी किशोर सिंह जी को यहाँ का जागीरदार बनाया, और जब 21 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ किश्तवाड़ होता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रियासी हो जाता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रजौरी हो जाता है, और जब जम्मू की भी रिबेलियस ग्रुप न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो आज के शुभ दिन पे 17 जून 1822 को इनका राज तिलक करके इनको राजा ऑफ दैट जगीर बनाया जाता है, और उस जगीर को कन्वर्ट कर दिया जाता है किंगडम ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, जिनको उस टाइम राजे का खिताब मिलता है, राजा ऑफ जम्मू। और उस जम्मू के अंदर किश्तवाड़ भी था, रजौरी भी था, रियासी भी था। यहां तक मैंने जो कहा क्लियर हो गया ना, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे, कश्मीर के बच्चों को पता लगे सच क्या है। उनको तो अलग ही नैरेटिव बताया जा रहा है, उनको तो कहानियां, मुझे लगता है उनको तो सच पता ही नहीं है।
जैसे होता ना एक जादू टोनों की कहानियाँ सुना देनी, हिस्ट्री का पता ही नहीं है। ठीक, तो आज हमने हिस्ट्री बताई, आज का बड़ा शुभ दिन है जिस पे हिस्ट्री बताना जरूरी थी। अब क्या होता है, जैसे 22 जून 1822 को राजा ऑफ जम्मू बन जाते हैं, इनके पास अपनी सेना का कंट्रोल, कमांडर, क्योंकि राजा इज ए कमांडर इन चीफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो ये और लेवल पे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले ये जम्मू को संभालते हैं 8-10 साल, फिर जनरल जोरावर सिंह जी को अपॉइंट करते हैं और 1834 में किश्तवाड़ के रास्ते ये हिमालयन फ्रंटियर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और अगले 10 सालों में ये लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान को अपने साथ जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ कश्मीर तो ऑलरेडी पंजाब के साथ था, और कश्मीर में इंटरफेयर डायरेक्टली गवर्नेंस में या किसी किस्म का नहीं करते हैं, मतलब कश्मीर के पीछे से निकल जाते हैं और आगे चल के पूरे तिब्बत प्लेट्यू तक ये वहाँ पहुँचते हैं, और तिब्बत को भी काफ़ी हद तक इन्होंने अपने साथ जीत लिया था। बेसिकली मैं ये देख रहा था कि महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा सनातन सभ्यता को दोबारा से जिंदा किया गया इस प्राचीन हिस्टोरिकल एरिया में, जहाँ पे गौतम बुद्ध भी आए, जहाँ पे शारदा पीठ था, जहाँ से सनातन का पूरा, जिसको हम बोलेंगे ना, राइज हुआ रविश, है ना, जहाँ पे शारदा लिपि थी, मतलब लिपि अपनी है, एक लैंग्वेज ही अपनी है। और जब तक कश्मीर के उन जगहों, शारदा पीठ को हम जब बात बोलें तो कश्मीर वैली नहीं ना आती, फिर अपर रीजन ऑफ हिमालय, जहाँ पे सेंट्स बैठ के तपस्या करते थे, नॉलेज गेन करते थे, और फिर वो नॉलेज को एक्नॉलेज करने के लिए पूरे बिहार, मतलब आप हिमालय को देखो ना, ऐसे देख रविश, हम ऐसे इमेजिन करते हैं, आप हिमालयन रीजन फ्रंटियर ले आओ, गिलगित बल्तिस्तान, हिमालय के फुटहिल्स, और चलते चलते आप नेपाल पहुंचते हो, और नेपाल के नीचे नीचे जब आप जाते हो बिहार पहुंच जाते हो। तो मैं अक्सर कहता हूँ जो बिहार का ये सारा एरिया ना, बेसिकली जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ सनातन धर्म ने दी, ये इधर से निकली है। और तभी मुझे लगता है कि बार बार बिहार की मिट्टी से, उस हिल से, उस डाउन हिल्स ऑफ हिमालय से नए नए थॉट्स निकलते हैं। जैसे महावीर का जी का थॉट वहाँ से आया, सिखिज्म जी का जो पटियाला साहब हम बोलते हैं, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, वहाँ से आए। जैनिज्म के आप देखें वहीं से आपको मिलेंगे। सनातन का भी जो ओरिजिन हुआ ना, ये आप कश्मीर, तिब्बत को और इस एरिया को अलग नहीं कर सकते हो, ये एक किस्म का फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो उस तरफ के वाले तरफ तो हालात अलग थे, लेकिन अगर हम बात करें लद्दाख वाली तिब्बत के इस तरफ की, मतलब एक हो गया तिब्बत का ईस्टर्न साइड, एक हो गया तिब्बत का वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड का अगर कोई हम बोलें ट्रांसफॉर्मिक करेक्टर सामने निकल के आता है, वो आता है महाराजा गुलाब सिंह जी। मुझे लगता है आज का दिन जो है ना, हिस्ट्री में एक आने वाले समय में भी बहुत तेज़ी से लिया जाएगा, और नरेटिव बनाने वाले जो वेस्ट में बैठे लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सो कॉल्ड बैठे हैं, उनको भी अकल आएगी कि खाली आपको अकल नहीं है, आपकी बताई हुई चीज़ें नहीं है कि छोटी सी वैली पकड़ के लिया है, उसी को डोमिनेट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी थी, कुछ डायनेस्टीज की, जिन्होंने वहाँ पे आके चीज़ों को हाईलाइट किया और उधर के लोगों को कंसोलिडेशन किया। जैसे ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, उस टाइम के हिसाब से अगर हम बोलें, जैसे अभी हम बात करेंगे इंडिया से कौन सी चीज़ बासमती, आरसपुरा है हमारा, बासमती के लिए पॉपुलर है। अब आरसपुरा जम्मू नहीं ना हो सकता, पूरा जम्मू तो जम्मू है। इसी तरह कश्मीर की वैली में अगर छोटा सा एरिया था जहाँ पे एग्रीकल्चर था, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर था, जहाँ पे वीविंग थी, जहाँ पे लोकल ट्रेड था, उसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया मॉडर्न पॉलिटिक्स ने, पाकिस्तान को अपीजमेंट करने के लिए और वेस्टर्न थॉट्स को करने के लिए, कि ये सारी हिस्ट्री छुपाई दी है। तो आज हमने कोशिश की 1822 से 46 तक। आगे की आप बात करें, 46 के बाद कैसे षड्यंत्र हुए? जी देखिए, 46 में जब ये पूर्णतः एक स्वाधीन स्टेट महाराजा ये बन गई किंगडम ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। बिल्कुल। तो और आपको एक और बात बताऊं रवीश, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, जो भी मेरा सुनते हैं, कहीं पे भी यहाँ के हिंदू राजाओं ने मुगलों के राज के बाद ये बात कहनी जरूरी है, एक तो कभी किसी बाहर के राजा ने जम्मू पे राज नहीं किया, हिस्ट्री में हमें रेलेवेंस नहीं मिलता, मिला कहीं पे नहीं। दूसरा, कश्मीर में जो राज था, लद्दाख में जो राज था ना रवीश, महाराजा गुलाब सिंह जी के अपराइजिंग के बाद पहली बार हिंदू सनातन को मानने वाले राजा क्षत्रिय वापस आए, और वहां से गोल्डन पीरियड आप मानो इस एरिया का शुरू हुआ। अब आ गया बात। जी बिल्कुल। और डोगरा उन्होंने कभी नहीं कहा खुद को।
देखिए मैं पहले कुछ एक आध ब्रेवरी की, उनकी जो वारदातें जो जंग के बीच में उन्होंने कुछ रिमार्केबल, आपने बैटल ऑफ मुल्तान की बात की 1819 की, 1818 की, 4 महीने तक वो सीज चला, 4 महीने तक उन्होंने किले के बाहर किलाबंदी करते रहे और वो लड़ते रहे। और जो फाइनल असॉल्ट हुई थी उसको पहले तो अकाली जो जत्था था वो लीड कर रहा था, जो बिल्कुल तेज़ी से घुसा, लेकिन उसके पीछे महाराजा जो गुलाब सिंह जी थे वो आए उसके पीछे, और वो इस तरीके से अपनी फौज को अंदर घुसा लिया उनने कि वो उसी टाइम अंत हो गया उस जंग का। 13,000 लोग कहते हैं अफगानी भी थे। गुलाब सिंह जी थे ना, घोड़े पे चढ़ते उतरते कितनी स्पीड में थे, और तलवार जब घुमाते तो तलवार दिखती थी। और इसके बाद जो रियासी में जो एक म्यूटनी हुई थी उसको जब कवर करना था, उस म्यूटनी के दौरान उनकी टांग टूट जाती है। टांग टूट जाती है तो आमतौर पे जो स्पेशलार होता है या जो सबसे पदाधिकारी कमांडर होता है, कमांडर जो होता है, उसको बोला जाता है कि आप अब नहीं लड़िए, आप मेडिकल टेंट में ले जाते हैं आपको। लेकिन वो नहीं रुके। ये एक एग्जाम्पल था उनकी ब्रेवरी का कि वो एकदम लड़ते रहे और जब तक म्यूटनी खत्म नहीं हुई तब तक उन्होंने इलाज नहीं कराया। तभी तो महाराजा गुलाब सिंह जी को रणजीत सिंह जी प्यार करते थे। अब देखिए ये ब्रेवरी की बात थी। अब वो सिर्फ ब्रेव नहीं थे, ब्रेव तो थे, वो सिर्फ ब्रेव थे, डिप्लोमेट भी थे और उस एक समझदार सभ्य मानुष भी थे। वो हमें किससे पता लगता है कि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग उनको कश्मीर उनका हो जाता है, अब वो कश्मीर का उनका रखरखाव करना है, लेकिन जो सिख जो रूलर्स थे उस टाइम, जो पपेट रूलर्स, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, उसके बेस पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। क्योंकि लोग ना इसको फिर यूज करेंगे, अल जजीरा नहीं था ये। अब तो अल जजीरा की मैं धजियां उड़ाने वाला हूँ। नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्री उसने चलाई है जम्मू कश्मीर के, फंडेड है। देखिए वो फंडेड है, वो तो फंडेड, लेकिन उसको फंड के मारेंगे पीछे, उसको पता लग जाएगा कि अगर दर्शकों ने और भी बड़े लोग, अगर दर्शकों ने ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के ऊपर, आप हमारे करीबन 15 से 20 दिन पहले के एपिसोड्स हमारे स्पेसिफिकली इसी पे हुए हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर को। अब शॉर्टली हम बता भी देते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म होता है, फर्स्ट एंग्लो इंडियन वॉर, तो वॉर इंडेमनिटी पे करनी होती थी उस जमाने में कि जो जीता हुआ पक्ष होता था उसको पैसे देने पड़ते थे। आज भी देना पड़ता है, आज भी देना पड़ता है कि आपका जो खर्चा लगा है आप उसका पैसा देंगे। तो सबसे पहले शुरू होती है 9 मार्च 1946 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है लाहौर के अंदर, जहां पर सिखों को बोला जाता है कि आपसे हम 1.5 करोड़ नानकशाही रुपया लेंगे, तब जाके हम आपको आगे और हताहत नहीं करेंगे, कि आपको मारेंगे नहीं। देखिए पैसा तो कोई नहीं देता उस टाइम पे, अगर आपके पास कोई ऐसी धमकी ना हो कि वो मजबूर हो जाए देने के लिए। लेकिन अंग्रेज इस बात से भी उनको, अंग्रेजों को नॉलेज था कि जो ना इनकी ट्रेजरी है, सिख किंगडम की जो ट्रेजरी है, उसमें सिर्फ 50 लाख रुपया ही पड़ा है। तो वो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 हफ्ते का समय और मिलता है। जो रूलर्स थे, सिख रूलर्स, उनको 1 हफ्ते का समय और दिया जाता है कि आप पैसे इकट्ठा कीजिए या आप हमें बताइए क्या करना है आगे। अंग्रेज ऐसा बोलते हैं। अब उस टाइम सिखों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो महाराजा जो गुलाब सिंह थे उनसे वो बोलते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। वो महाराजा गुलाब सिंह है, जम्मू से चल के खुद अमृतसर जाते हैं 7 दिन बाद, 16 मार्च को। तो वो अमृतसर जाके वो सिखों से बात करते हैं। सिखों से बात करके वो सबसे पहले जो 1.5 करोड़ की रकम है उसको 1.25 करवाते हैं, उसको 25 लाख करवाते हैं, 25 नेगोशिएट करके बाकी जो पैसा है वो पे करते हैं वो नानकशाही, क्योंकि उनके पास था पैसा। और वो सिखों को एक चीज और समझाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में एग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपको तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, सिख का पैर ऑलरेडी खाली है, मैं बड़ी मुश्किल से तो आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में 2 या 3 महीने में आपको पेमेंट दे सकता हूँ। बिल्कुल इतना पैसा दे सकता हूँ, बिकॉज मैं भी अंडर सिख एम्पायर ही रूल कर रहा हूँ, मेरी कमिटमेंट है सिख एम्पायर के साथ। बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है, इसी सारी बातचीत में वो अंग्रेजों को एक और चीज समझाने में समर्थ होते हैं कि देखिए आप बहुत हार चुके हैं सिखों से भी, मतलब आप भी हताहत हुए हैं इस युद्ध में, आपके पास इतने नफरी नहीं है। एक चीज मेरे दिमाग में हो रही है, मैं जरूर बोलूंगा रविश, जो इंसान जहां से छूटा होता है ना वहां नहीं वापस जाता। जो ये ब्रिटिशर्स थे बेसिकली ये ठंडे इलाके से आए थे। हाँ बिल्कुल। इसको आज हम एक और चीज बना रहा हूं मैं, ये आए थे चिल्ड इलाकों से जहां लाइवली उनको ठंड का डर पता है। मैंने एक चीज नोट की कि ब्रिटिश क्राउन ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंडियन हिल्स पे नहीं लिया। नहीं, बाद में लिया। जब उनको रशियन एम्पायर से खतरा हुआ तो ये घुसे। नहीं, जब उनको थोड़ा सा जब गर्मी दिल्ली की लगी, उनको ताकत बनी उनकी, तो पंजाब आया तो हिमाचल में गए, डलहौजी में चले गए। वो भी नहीं तो जिम कॉर्बेट आगे पीछे गए, लेकिन बड़ी पीछे के पहाड़ों पे भी नहीं गए। पहले उनको पता था कि वो जो ब्रिटेन है वो आई ठंडे इलाके से है, उनको लंदन का, इंग्लैंड का सारा एनवायरनमेंट पता है। ठंड उनको ठंड पसंद नहीं है,
तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन रहा होगा उस टाइम पे। हम 80s की बात, नए अंग्रेज यहाँ आए थे, उनको तो पहाड़ देख के डर लग गया होगा, बिल्कुल पहाड़ उनको लगा होगा यहाँ कौन आएगा, यहाँ मिलेगा क्या, और इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं थी कि यहाँ से उनको मिनरल्स का कोई पता लगा। तो उन्होंने खुलासी मकाई कि भैया आप ही दे दो पैसा पंजाब की तरफ से, और पंजाब अगर अपने पास रखे तो ठीक है, आपको दे दे तो ठीक है। तो अल्टीमेटली सिख डायनेस्टी ने ही इनको ये एरिया हैंड ओवर किया, बिकॉज गवर्नर सिखों का था, अंग्रेजों का गवर्नर तो था नहीं। तो ये परसेप्शन अल जजीरा में चलाते हैं कि खरीदा था बेचा था, इसको क्रेडिट करना जरूरी है। अंग्रेजों ने अपने से ये बोझ उतार के उनको दिया, क्योंकि हम तो चला नहीं सकते इतना बड़ा अंपायर, सिख चला गए, हमारे पास ना रिसोर्सेज ना सिस्टम है, आप हमें वारंट इम्यूनिटी दे रही हो इन द बिहाफ ऑफ सिख्स, और ये एरिया सिख्स को वापस जाना। और सिखों ने वहां पे अरेंजमेंट जो देखा उसके तहत अंग्रेजों ने दूसरी बार इनको दिया है। वो मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ रहा था, 2 बार सिखों ने 2 बार लड़ाई की है, एक मेजर एक माइनर, सेकंड एंग्लो वॉर, सेकंड के बाद इनको राइट मिले, और फिर ये 1 साल नहीं किए, फिर भी 1 साल नहीं किए लेने के लिए। तो ये जो मिथ था ये आज खत्म करना जरूरी था। आगे आप तो बिल्कुल, तो मैं पहले बात की कि जो गुलाब सिंह जी थे वो काफ़ी ब्रेव थे, बैटल ऑफ घुमट से शुरू हुआ, फिर हमने मुल्तान की बात की, रियासी की बात की, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मैं कहूँगा एक जिसको डिप्लोमेट भी नहीं कह सकते, एक जिसको समझ है हर चीज, दूरंदेश, राइट, जिसको फार साइटेडनेस, जो उस टाइम के जियोपॉलिटिकल हम बोलेंगे वो स्टालवार्ड थे। अब देखिए होता क्या, जियोपॉलिटिकल स्टालवार्ड थे, उनको पता था कि अब इस एरिया में क्या होगा। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, वो मैं क्यों बोलता हूँ। देखिए हमने देखा कि कितने शक्तिशाली थे, उनकी टांग टूटती है, वो फिर भी लड़ते रहे, 4 महीने तक सीज चला, मतलब वो बिल्कुल डरते नहीं थे। लेकिन जब मार्च 1846 मार्च में जब कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य में आ जाता है, जम्मू कश्मीर के शासन में आ जाता है, जम्मू कश्मीर के शासन में वो वैली आ जाती है। ये जो सिख के उस टाइम के रूलर थे वो थोड़े से ना म्यूटिनी करते हैं, म्यूटिनी टाइप की, और एक इंटरनल वॉर में फंसे हुए थे। तो वो वहाँ के अफगान जो उनका वो एक मुस्लिम गवर्नर होता था सिख्स का वहाँ पे, वो उसको ऑर्डर करते हैं कि आप सबमिट मत करो, आप कश्मीर गुलाब सिंह जी को नहीं लेने दो, क्योंकि वो उनके ना एक्चुअली पहले से कॉम्पिटिटर थे। पहले से कॉम्पिटिटर का मतलब ये था, कंटेम्पररी थे, नहीं जो हाँ कंटेम्पररी थे। उनके रंजीत सिंह जो थे ना, रंजीत सिंह जी जो थे, उनको एक अलग नजर से देखते थे गुलाब सिंह जी को। उनको पता था ना, एक कहते हैं ना एक सुनार को जो, तो इसके लिए नॉलेज होती है, इस कारण जो जोरी को पता होता है, जो बाकी लोग थे दरबारी जो थे वो जलते थे, एक जोरी को पता होता है ना हीरे की राइट, वो जलते थे उससे। तो उस जलन के कारण उन्होंने कोशिश की कि हम इसको विगन डाले कश्मीर हथियाने में। अब वो चाल क्या चलते हैं, वो गवर्नर चूंकि मुस्लिम थे, वो थोड़े से कनेक्टेड थे उस जमाने में लोकल पॉपुलेस से, तो वो लोकल एक मलेशिया रेज करते हैं। जो आतंकवाद की जड़ अगर मैं बोलूँ उस जमाने में रखी गई थी, 1846 की बात है। वो एक 15-1 हज़ार लोगों को इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत हथियार देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम नहीं मिलने देंगे। अब होता क्या कि मई महीने में एक छोटी सी टुकड़ी भेजते हैं गुलाब सिंह जी चेक करने के लिए कि क्या मूड है वहाँ पे या क्या सीन है वहाँ पे। जो वो जाती है छोटी टुकड़ी, उनका साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि उनको मार दिया जाता है, और एक आध बंदे को छोड़ के बोला जाता है जाओ बोल दो कि इधर नहीं आना है। अब अगर कोई आदमी नॉर्मली पढ़े और उनकी ब्रेवरी की चीजें पढ़े तो समझे बंद, हाँ हमें लगता है कि अटैक, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं अटैक अभी कर दूं तो आम कश्मीरी जो है वो मारा जाएगा, जिसको कि वो अपना समझते थे, आम कश्मीरी मार रहे। उन्होंने पूरा 1 साल तक इंतजार किया, 1 साल तक इंतजार किया, और फिर एकदम आराम से जब उनको लगा कि मेरे पास, उन्होंने अंग्रेजों को भी बुलाया, सिख आर्मी भी बुलाई, करीबन 30-40 हज़ार लोग लेके एक तरीके से ये एरिया अंग्रेजों और सिखों का था जो गुलाब सिंह जी को दिया गया था एक प्रोसेस के द्वारा। बिल्कुल, तो दोनों की मॉरल ड्यूटी मुझे क्लियर करके दो, व्हाई शुड आई कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, लेकिन अब पॉइंट ये है, देखिए वो खुद भी कर सकते थे, जितनी फौज उनके पास अपनी थी, इतनी खतरनाक लड़ाइयां लड़ी है उन्होंने, वो आराम से मेरे को लगता है विद इन ए मंथ वो सब कुछ साफ कर देते, लेकिन उसमें आम आदमी भी मारा जाता, इनोसेंट आदमी मारा जाता। उन्होंने क्या किया, या जो ब्रेन वॉश थे वहां पे उस टाइम लोग ब्रेन वॉश थे। जो गवर्नर था वहां का, जो लोकल गवर्नर था सिक्स का, उसने ब्रेन वॉश कर दिया था लोगों को, इस्लाम के नाम पे भी और भी बहुत सारी चीजों पे। तो उसको एहसास था, गुलाब सिंह जी को एहसास था कि जो लोग हैं वो इस टाइम ब्रेन वॉश्ड है, तो ये मरेंगे मेरे हाथों, तो मुझे नहीं करना ये, मुझे ये अभी नहीं करना। तो वो रुके रहे आराम से। उन्होंने जब
कब्जा लिया कश्मीर वादी का 47 में, अगले साल में, तो आते ही वो वहां पे उनकी जियारत, जो मुस्लिम्स की जियारत पे सबसे पहले जाते, हरी पर्वत पे गए, उधर टेंपल पे गए, और उसके साथ ही उनकी जियारत पे भी और उसी उनको साल बोला कि मेरा रिलीजियसली किसी के साथ कोई डिफरेंस। और 1847 में जो दरबार मुंह का ट्रेंड है वो शुरू होता है, और वो कश्मीर से इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि जब उनकी आखिरी सांसें थी वो भी आज भी महाराजा जी की समाधि है मेन बाजार, मेन कश्मीर हाट में है। अब देखिए, जैसे ही वो आते हैं रूल में, कश्मीर में जब वो आते हैं तो वो काम करवाने लगते हैं लोगों को, क्योंकि क्या था कि पिछले कुछ सालों से, 20-30 सालों से ना, सब ऊपर नीचे चल रहा था। शाल का व्यापार जो था वो टैक्सेशन कोई फिक्स नहीं थी, अफगानों का रूल अलग था, सिखों का कुछ और तरीका था, वो उसको आते ही उसको सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं। एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं शॉल को एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इस पे भी देखिए क्या होता है कि अब देखिए अंग्रेज भी दो तरफ से चलते थे उस जमाने में। एक तरफ तो वो उसके बने रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ ना वो अंदर से भी उल्टे सीधे काम करते रहते थे। जब वो लोगों से काम कराने देखिए ऑलरेडी पैसे तो ले गए थे उनसे अंग्रेज, अब जनता को पालने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है सरकार को या जो भी राज करता है, तो ऑब्वियसली उनको काम कराना पड़ रहा था उस टाइम शॉल इंडस्ट्री के लोगों से। उनको बदनाम किया गया, नहीं जी ये बेकार करा रहे हैं, ये जी वो कर रहे हैं, रोकने की कोशिश की गई उस काम को, लेकिन उन्होंने बड़ी आज भी कर रहे हैं। मैं तेरे को ऐड करूंगा, आज भी मैं जनता, जो मेरे लोग सुनते हैं, जो मैं उनसे ये बात बोलूंगा, आज मुझे बड़ा बताना पड़ेगा। कुछ चैनल है, जिस्ट करके चैनल है, अनएम्प्लॉयमेंट में बात कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने कहा डाटा चेक करें कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, JKUT के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं खंगाल रहा था, तो कल का डाटा मेरे सामने आया कि देखो रविश, ये हमने उठाया EPF को, हमने EPF उठाया ना, उसी को देख के एक मसला आ जाता है। 8 करोड़ 4 लाख EPF अकाउंट्स बने हैं इंडिया में इस टाइम, जो ऑपरेशनल है, जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है। लेकिन जब भी बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, सरकारी मुलाजिम की, मतलब एक किस्म का ना, जिसको हम बोलते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरा, मैंने सिर्फ नेगेटिव बोलना है। तो उस टाइम पे भी जब हालात ऐसे थे कि जनता को खाना पीना देना है, तो लोगों को काम करा के देना है, या लोगों को कहना है कि नहीं आप काम करना बंद कर दो तो यूरोप पार्ट 2 बन जाएं, जैसे आज US पूरा डेट के अंदर है। हम लोग किस सभ्यता को बिलोंग करते हैं? हम उस सभ्यता को बिलोंग करते हैं जहां पे महाराजा जनक ने हल चलाई कि पानी चाहिए मेरे लोगों को, तो मैं हल भी चलाऊंगा, है ना, यही सच्चाई। बिल्कुल। उस सभ्यता में रहने वाले राजा जी ने अगर अपने शॉल के बीवर्स को कहा कि भैया काम करो, ये पॉलिटिक्स छोड़ दो, काम पे फोकस करो, ताकि उसी काम से एक्सपोर्ट होगा, तुम्हारा कुछ चलेगा। मैं कहाँ प्लेन्स में कनक उगाऊंगा और उगा के आटा यहाँ लाऊंगा, यहाँ फ्लड्स है, महामारी का खतरा होता है, वैली में पानी लॉक हो जाता था ना रवीश, पानी निकलने का रास्ता कोई था नहीं, चैनल थे नहीं। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया जिसकी वजह से वैली में स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी है। और ये जो चैनल्स थे जो आज भी इस किस्म के हैं, आज जिस्ट बोल रहा है और 4 चैनल बोल रहे हैं, उस टाइम पे भी होंगे ये नैरेटिव बनाने वाले, बोलते होंगे देखो जी हमने इसके खिलाफ भी बात करनी है। लेकिन हुआ क्या, 100 साल कैसा रूल रहा, कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो की, किस तरीके की प्रॉस्पेरिटी आई कि उस पैसे से वैली में रोड्स पहुंची। अंग्रेजों ने तो नहीं पहुंचाई ना, किस रूलर ने पहुंचाई, किस हिंदू सनातन रूल जो भारत से जम्मू कश्मीर के साथ कश्मीर को, लद्दाख को जोड़ा, सारी रोड्स उसने पहुंचाई, एयरपोर्ट्स उसी ने बनाए, और किसी तो नहीं बनाए ना। तो जो प्रॉस्पेरिटी आज हम देख रहे हैं कश्मीर में, उसकी जड़ें किसने डाली? गुलाब सिंह जी ने। और समाधि कहाँ बनाई? वहां पे सब कुछ वहां पे। ऐसा भी तो कर सकते, वो आते लूटते चले जाते, जो कर रहे थे, जैसे किया जा रहा है, सिखों या जो अफगान ने किया। जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके जाता है पूरी दुनिया में, जी हम जी मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर के फेवर में हैं, आज POJ में गोलियां मार रहे हैं और बोल रहे हैं जी हम मुस्लिम्स के फेवर में हैं। तो ट्रुथ जो होता है ना रवीश, वो हमेशा सामने आता है। आज महाराजा जी की कहाँ पे है समाधि? इन कश्मीर समाधियां बोलते हैं उस जगह को। और कश्मीर के लोगों के दिमाग में ये डाला गया था आपका तो रिलेशन ही नहीं था। कितनी गलत बात है। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही वो 1847 में जब वो कश्मीर पे जाते हैं पहली बार, इससे पता लगता है उन्होंने पहला काम क्या किया। उससे पहला काम उन्हें ट्रेड रूट्स खोले, और ट्रेड रूट्स पे चलती थी बैंडेटरी, लोग जो थे लूटपाट करते थे, आसपास रहते थे। जब गुलाब सिंह ने हिम्मत नहीं की, बिल्कुल आते ही उन्होंने क्राइम खत्म किया। कश्मीर वैली के अंदर क्राइम बढ़ चुका था, कश्मीर वैली के अंदर भी बहुत क्राइम, उस क्राइम को खत्म करते हैं वो सबसे पहले ही आते ही। मेरा कहने का मतलब है कि वो एक सभ्य समाज बना रहे थे इसको, जो पिछले मैं कहूँगा कि 600-700 साल से जो कश्मीर एक उपद्रव का केंद्र था, उसको उन्होंने सभ्य बनाया। सबसे पहले उन्होंने बैंडिट्री और ये सब जो बुरे काम थे ये खत्म किए। उसके बाद उन्होंने जो
जो सारा टैक्सेशन का सिस्टम था जिसको हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते It हैं was उसको एस्टैब्लिश less करते than 20-25%. बिल्कुल उसको रिड्यूस कर दिया था, आज के टैक्सेशन से भी कम। दफ्तर दीवानी नाम दिया था उन्होंने उसको, जो एक सेंट्रलाइज्ड ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट था। मतलब उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, हर किसी को डेडिकेटेड। बड़ा रिच था ना लाहौर दरबार का। दफ्तर निजामत बोला जाता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इनको क्रिएट किया उन्होंने आते ही पहले साल में ही जो है ये सारा काम किया। शॉर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि जो जिस तरीके से जो काम चलता था वो लोकल या अफगानिस्तान बिकता था, उन्होंने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया जाए, यूरोप जाए, ऐसी ऐसी जगहों पे जाए जहां पर उनको जो पैसे की जो कमाई है वो ज्यादा मिले, और बाकी रजवाड़ों तक भी पहुंचे। और आप देखो उन्होंने जम्मू को ना अपनी बर्थ प्लेस को सेकंड पॉइंट पे रखा और कश्मीर को बड़ा बनाया, जबकि कश्मीर कंट्रीब्यूट लिमिटेड करता था। उनको पता था कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे एक हिस्ट्री है, एक उसकी जोग्राफी है, एक उसकी कंट्रीब्यूशन है, और वहाँ पे लिटरेरी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा हुई हैं। तो आप समझें कि आज जिस कश्मीर के ऊपर बैठ के वहाँ का यूथ बात करता है, उसकी फाउंडेशन में कौन है? ना मुग़ल हैं, ना यूरोपियंस हैं, और ना ही अफगान है। उसकी मुग़ल में जम्मू के सनातन हिंदू राजा हैं जिन्होंने उसको कंसोलिडेट किया। अब मजे की एक बात बता रहा था, मेरे दिमाग में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। अब देखो किस तरीके से आज भी अगर हम देखते हैं जो नैरेटिव बनाने वाले सो कॉल्ड लोग हैं, वो अपने अंदर की बात हमेशा बताते ही नहीं है, और हमेशा जाके कहाँ जुड़ते हैं? नेगेटिव बात की तरफ। तो अगर आप किसी को कंसोलिडेट करते हो बीइंग अ रूलर, आप अपने लोगों को सिखाते हो काम कैसे करना है, आप बताते हो आगे कैसे बढ़ना है। और रणजीत सिंह जी का जो टेन्योर रहा, उसके बाद प्रताप सिंह जी का रहा, आप देखो कि कश्मीर ने सबसे ज़्यादा गेन किया। सबसे ज़्यादा गेनर कौन रहा? कश्मीर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जम्मू के अंदर रहा कि वहां से वेल्थ लूट के जम्मू लाई गई। उल्टा हुआ कि जहां से राजा ही ज्यादा टाइम वहां स्पेंड कर रहे हैं बिल्कुल, और वहां के लोकल लोगों को स्टेबलाइज कर रहे हैं। वहां पे रोड्स, कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, रेल लिंक्स तक लेने की कोशिश की, और बाकी रजवाड़ों को भी जोड़ा। मेरा ये कहने का मकसद था कि हिस्ट्री शुड बी टॉट करेक्टली, और फिर अपने आप जड़ें छुड़ती है। आप मुझे एक बात बताओ, जो ये नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, रवि शिया में बोलते हैं अक्सर कि मुगलों को आप ग्रेट क्यों नहीं मानते हो, है ना, और फिर कहते हैं क्योंकि मुगल जो थे वो नॉन हिंदू थे तभी आप उनको ग्रेट नहीं मानते हो, जो राइट विंग वाले हैं। मैं कहता हूँ हम इधर ही मान लेते हैं। आप मानते हो ना मुगलों ने काम किया? हम मान लेते हैं मुगलों ने काम किया, मान लेते हैं। आप भी मानो कि हिंदू राजाओं ने कश्मीर में काम किया? एक स्टेटमेंट दे दो। नहीं आप भी एक स्टेटमेंट दे दो, आप भी बताओ हमारे राजाओं ने एक्चुअल में काम किया, लूटा थोड़ी किसी को। नहीं देखिए, मतलब शारदा पीठ किसको बिलोंग करता है? उनके लिए मेरा एक सवाल है सबसे पहले। मैं आपको बड़ी एक सवाल जरूरी है मेरा इधर, इसी जो आपने बात की, वो सवाल ये है कि उन्होंने मुगलों की बात की तो हम बोलते हैं अकबर ने काम किया, जो शाहजहां था उसने काम किया, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? उन्होंने, पॉइंट ये है कि औरंगजेब ने क्या किया। आप समझे मेरी बात? अब हमारे रूल में आप देखिए गुलाब सिंह जी आए, उसके बाद रणवीर सिंह जी, उससे भी बेटर, जिन्होंने पूरा रणवीर पैनल कोड बनाया, कानून को सिस्टमैटिक किया, कोड बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया रिटर्न। जब भारत में बड़े कम राजाओं के पास ऐसा रिटर्न ब्रिटिशर्स के पास नहीं था, मतलब ब्रिटिश इंडिया के पास वैसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो डॉक्यूमेंट रणवीर पिनल कोड यहाँ पे लग गया कि कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे राइट्स होंगे, क्या होगी। उसके बाद प्रताप सिंह जी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड सीधा कर दिया। अब सोचो कि एक जनरेशन ऑफ किंग्स ऐसी आई जो मॉडर्न वर्ल्ड के, इसमें मैं कहता हूं कि इनसे ऊपर मुझे इस खित्ते में ना किंग्स ही नहीं दिख रहे हैं। मुझे फ्रेंच के किंग नहीं दिख रहे हैं। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज क्रिएट की इन्होंने, तो कंसोलिडेशन ही कर दी ना पूरे नॉर्दर्न फ्रंटियर की। और मुझे लगता है कि अगर उस दिन बिट्रे नहीं होता, महाराजा हरि सिंह जी लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स, कभी लंबा समय उन्होंने बिताया, ये चाइना का डिस्प्यूट भी वो खत्म कर देते, तिब्बत का डिस्प्यूट होता ही नहीं। अगर भारत की उस टाइम की सरकार 1947 में जो लोग बैठे हुए थे जेन्युइनली तरीके से इनको समझती, सिर्फ सुनते, इनको सुन लेते, अगर सिर्फ सुन लेते, इनको ईगो नहीं रहता, जो जवाहरलाल नेहरू ने खामखा का ईगो रखा हुआ था ना हरि सिंह के ऊपर। देखो, एक ठीक है वो एक ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे, लेकिन पॉइंट ये था कि ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, ये कोई बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक टाइप सिस्टम नहीं था कि आप कुछ, जो शेख अब्दुल्ला था वो वहां पर अपना जो है ये खिलाफ जुलूस निकालता था। आप बताइए ऐसी कौन सी ऑटोक्रेसी होती है कि जहां पर महाराजा अलाउ करेगा कि जुलूस निकाले? और उनकी स्कॉलरशिप भी महाराजा ही कराएंगे, सारा कुछ। मैं बिल्कुल वही बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था। जो उस टाइम पे देखिए गलती ये हुई कि जो नेहरू जी थे वो बातों में आ गए शेख अब्दुल्ला की।
और नेहरू और शेख अब्दुल्ला सब सारे ब्रिटिशर्स की बातों में आए हुए थे, उन्हीं के स्कूल से पढ़े हुए थे, उन्हीं की यूनिवर्सिटी से ट्रेड हुए थे। उन्होंने डेमोक्रेसी को एक एज ए टूल ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया कि अभी लोग नौ सिखी हैं, अपने राइट और रॉन्ग को समझते नहीं है। अब देखिए, मतलब आज 2026 में ब्रिटिश इज अ क्राउन और दे वर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप, देखिए हुआ कि मैं एक अगेंस्ट दी मोनार्की। बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात आई दिमाग में कि 204 साल पहले एक नींव रखी गई कंसोलिडेशन की। यस, जब ये कंसोलिडेशन हुई 1847 भारत के राजाओं ने 1822 में जब राजा ऑफ जम्मू बनाया गया, उसके बाद उन्होंने कंसोलिडेट करके एक इकट्ठा किया, एक आइडेंटिटी बनाई। अगले 150 साल शांति और जो डेवलपमेंट है वो चलती रही, लेकिन आते ही देखिए क्या किया नेहरू जी ने, इसको तोड़ दिया। जो ये टूटा ना, उसी ने इसको सब कुछ खराब कर दिया। पीओजे के उनको दे दिया, चाइना के साथ अलग कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो तिब्बत में जाके गलत डिसीजन लिए। जो सारी मेहनत और ब्रेवरी थी महाराजा गुलाब सिंह की, देखें वो एक पल में वेस्ट कर दी। ट्रीटी ऑफ चुशुल की अगर बात करें, कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था तिब्बत के साथ। बिल्कुल, मानसरोवर हमारे पास, हमारी आइडेंटिटी सनातन हमारे पास, यात्रा हमारे पास। अगर वही एग्जीक्यूट की होती सारी ट्रीटीज, चाइना के साथ क्या डिस्प्यूट था हमारा? हमारे सारे फ्रंटियर ही क्लोज थे ना, एक एक पिकेट पे बंदे बिठाने थे, काम हो जाना था। ये सारी गलतियां सुधारने का अब टाइम है, और हिस्ट्री को कहते हैं रिपीट भी करती है। तो जो आज 17 तारीख है जून की, जिस दिन ये राज तिलक हुआ, मोदी जी का जन्मदिन भी 17 सितंबर है। तो मैं सोच रहा था कि 17 की कोई सिग्निफिकेंट डेट है जम्मू कश्मीर के लिए भी, और हो सकता है ये 17 तारीख ही बड़ी सिग्निफिकेंट बन जाए। कंसोलिडेशन ऑफ रिकंसोलिडेशन पीओजे के चल रहा है। दर्द किसको होती होगी? जहाँ रणजीत सिंह जी को या महाराजा गुलाब सिंह जी को, जिनके ब्लड से वो कंसोलिडेशन हुई थी और भारत का मुकुट बना के दिया। और दर्द जिसने खून बहाया ना, वो दर्द उसी को है। नेहरू जी ने क्या किया था, उनको किस बात की दर्द होगी? उनके लिए तो एक रीज़न है ना कि किलो गिफ्ट कर देते हैं, चलो जी पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल रहते हैं, चलो जी इस तरीके से इस बैरान धरती पे क्या है। ये बोलना आसान था ना, बट माँ होती है। और महाराजा गुलाब सिंह जी को उस धरती में अपनी पुरातन सभ्यता दिख रही थी। उनको दिख रहा था कि किस तरीके से हमारे जो ये जो हिमालय है, इट इज़ दी बर्थ प्लेस, जिस वजह से हमारी आइडेंटिटी है। हिंदू बोलते हैं जो अफगानी यहाँ पे आके या अरब यहाँ के, कि सिंधु से लेके हिमालय से लेके सिंधु तक, तो वो हिमालय हमारे पास आई नहीं। उसमें छोटे छोटे राजे घुसे हुए थे, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, और वो किस तरीके से लूट खसूट करते होंगे कि ना कम्युनिकेशन था उनके पास, ना उनके पास सोर्सेज थे, ना वाटर था, ना उनके एक्सेस टू दी प्लेन्स था। तो वो अपने लोगों को तो जान से निकाल देते होंगे। उनके पास ऊपर वो जा नहीं सकते थे, नीचे वो आ नहीं सकते थे। तो सोचो क्या हालत होती है आम आदमी की। और जब जम्मू के राजा वहाँ जुड़े, वो लोग संस्कार के रास्ते, किश्तवाड़ के रास्ते प्लेन्स में पहुँचे, उदयपुर पहुँचे होंगे, इन एरियाज में पहुँचे होंगे जहाँ वो 12 महीने जिंदा रह सके। तो कितना खूबसूरत ये डेवलपमेंट, और इसके बारे में चर्चा होना शुरू हो चुकी है। और वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर ऑल्सो डूइंग। तो नॉर्दर्न फ्रंटियर का जो है ना कंट्रीब्यूशन, जो महाराजा गुलाब सिंह जी का है, आज के दिन उनको श्रद्धांजलि देना, उनके बारे में, उनके फैक्ट्स के बारे में आम तरीके से बताना, इज़ अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वी आर डूइंग एज अ न्यूज़ चैनल। क्या कहते हो आप? जी बिल्कुल, देखिए बेसिकली अब कश्मीरी पंडितों का भी यार कुछ चल रहा है, वो चल पड़ा है, हलचल हुई है, दे आर गोइंग बैक। तो उसके बारे में बात करनी जरूरी होगी। कुछ लोग यूएस से आए थे, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन वो चलिए अभी वो बात तो कम है। लेकिन एक कश्मीरी पंडितों से लिंक्ड अगर मैं बात करूं, जो महाराजा गुलाब सिंह था, उन्होंने जब अपने डिपार्टमेंट्स बनाए, जिनके मैंने नाम लिए, रेवेन्यू के हैं सारे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे भरोसा किया थोड़ा, और उनको इन्वॉल्व किया अपने साथ। और आगे काफ़ी सालों तक कश्मीर का रेवेन्यू और सारी चीज़ें कश्मीरी पंडित। डोगरा आर्मी में जहां हम भी रहते हैं, जर्नल्स कौन थे? शेख्स थे। हाँ बिल्कुल, सेकुलर टाइप, ब्रिगेडियर्स थे। हाँ बिल्कुल। हमारी जम्मू की जो जेएंडके की आर्मी थी ना, उसमें रिलीजियसली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। बिल्कुल। अब देखिए हुआ क्या कि 1847 से एक प्रोसेस चालू हुआ, 1847 में एक प्रोसेस चालू हुआ कि ये जो बीच की जो ब्रिज बना हुआ है कश्मीरी पंडित का, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। जो सबसे पहले जो लैंड टू टिलर एक्ट, जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था शेख अब्दुल्ला का, वो था लैंड टू टिलर एक्ट। मतलब जो थोड़े से सुखी कश्मीरी पंडित थे कश्मीर वादी के अंदर, उनको अचानक से बोल दिया आज से तुम्हारा कुछ नहीं है, सीलिंग करके। वो शायद उसी टाइम निकल गए होंगे, मुझे लगता है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, मैंने कहीं पे देखो, मुझे एग्जैक्ट वो बुक का याद नहीं आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, ब्रिटिश इंडिया के ज़मींदार अलग थे रविश,
ब्रिटिश इंडिया के जमींदार जिनके अगेंस्ट आया था कि Taxation. लैंड, देखो ब्रिटिश इंडिया के जमींदार राजाओं के कंट्रोल से बाहर जा चुके थे और देवर द जिसको बोलते स्पाइस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन क्या करता था, एक राजा के साथ दोस्ती की, उसको अपना डमी बना दिया और उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ दोस्ती करके स्पाइंग की और उन लैंडलॉर्ड्स के थ्रू वहाँ के लोकल्स पे एट्रोसिटीज़ की। तो जो वो भूधान चला ना पूरे इंडिया में मूवमेंट की, थोड़ी सी लैंड, थोड़े से ज़्यादा लैंड ज़मींदारों के पास है, वो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन की ही एक बनाई हुई पूरी साजिश थी, जो कि भारत इंडिया के इस कोने में थी नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा था नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर जो लैंड्स थी वो ऑलरेडी डोनेटेड थी। मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, अगली बार मैं वो लेके आऊँगा कि जो लैंड्स थी ना कश्मीर की, जैसे लेट अस सपोज कोई बोलता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की लैंड थी, अगर उसके पास कोई लैंड थी महाराजा प्रताप सिंह जी के ख़ानदान की, अगर हम उस टाइम की बात करें, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बाद उसी के बाद बना, लेट अस एज्यूम कि किसी के पास 100 कनाल जगह थी, तो बाय द टाइम उसकी थर्ड जनरेशन आई हरि सिंह जी की, उसके बाद बची 50 कनाल थी, क्योंकि जब भी कोई घर में उनके इवेंट होता था वो लैंड डोनेट कर देते थे जो उनकी काश्तकारी करता था। 5 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 10 कनाल वो पटे लिख के दे रहे थे ओनर्स। तो जब ये लैंड टू टिलर वाला इशू आया ना, तो ये इशू ज़बरदस्ती भारत जम्मू कश्मीर में लाया गया। टिलर वाला इशू जो है ना उसमें गर्दोरी लेते हैं वो 1969 की। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब यहाँ पे इन्फ्लुएंस आया 47 के बाद, जब महाराजा जी का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, जब यहाँ के लोकल रजीम्स का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, तो गर्दोरी किसकी लगी? जो यहाँ से लोग भागे, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई, उनको अकोमोडेट करने के लिए, और ज़्यादातर लोग उसमें ऐसे भी थे रवि जो महाराजा जी के साथ टाइम पे यहाँ पे थे ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे पास एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं वो लाऊंगा पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो जो एक वेव चली ना पूरे ब्रिटिश इंडिया में कि जमींदार, जो बंगाल में चली, जो पंजाब के कुछ एरियाज में भी चली, बिहार में चली, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, उस पार्ट में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, कलेक्टर्स वगैरह थे, वो ज़मींदारों को यूज़ करके ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। बट जम्मू कश्मीर विच वाज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ था, एक्सप्लॉयटेशन किसी की थी ही नहीं, चाहे वो काश्तकार था, चाहे वो लेबर क्लास था, चाहे वो कोई भी था, क्योंकि राजा का डर सबको था। उसमें कहानी आती है रवीश, मैं तेरे को बताता हूँ। कहते हैं जी आरएसपुरा के पास एक जगह है हमारे जम्मू की, जहाँ तक मुझे पता है, वो जो जगह थी आरएसपुरा के पास, वहाँ पे ना चक्रोई जगह आती है। चक्रोई जो जगह थी ना, वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड थे, तो महाराजा जी को मिलने आए, तो कहते हैं वो एक काफ़ी क्लोज आ गए पैलेस के। तो जब वो क्लोज आए पैलेस के, तो उन्होंने कहा जी इसको अलाउ किसने किया? तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि इनकी अपनी लैंड थी, ओन्ड परचेज लैंड। उन्होंने उस टाइम क्या कहा कि दिस पर्सन हु इज़ नॉट डूइंग एग्रीकल्चर, आज से इसको डिबार करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड 4 कनाल से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो अगर महाराजा जी इतने सेंसिटिव थे किसको लेके, एग्रीकल्चरिस्ट को लेके, तो शेख अब्दुल्ला साहब उनसे ज़रा सेंसिटिव थोड़ी थे। जितने आज लैंड डिस्प्यूट पूरी जम्मू कश्मीर में खड़े हैं, 4 है तो 8 नहीं है, 8 है तो 4 नहीं है, दफ़ाएं, और फिर उसके बाद इस किस्म की गर्दोरी की एंट्री है, ये सारा मैस जो क्रिएट किया गया, ये उसी ऑर्डरों की तरफ किया गया, जिसकी वजह से आज भी जम्मू कश्मीर ग्रोथ करने से पीछे है। देखिए, जो लैंड टू टिलर जिस रीजन से आता था, वो बिल्कुल आपने समझाया है कि एक अलग रीजन होता था जी। अब लेकिन जम्मू कश्मीर में एक डायरेक्ट चीज के लिए यूज किया गया, वो इसके लिए यूज किया गया कि एक हिंदू की जमीन लेके मुस्लिम्स में बांटी गई। इसका ये डायमेंशन बहुत बड़ा था। अब हुआ क्या कि मैं जिस बात पे वापस आता हूं कि एक प्रोसेस बनाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर से या कश्मीर वादी के अंदर से कश्मीरी पंडित को कैसे हटाया जाए। आज भी तो ये हो रहा है, खुल के बात करो ना, आज भी क्या हो रहा है, आज भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सनातन को मानने वाली, उसके बीच में फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जा रही हैं। जैसे तूने बोला कि मुस्लिम्स को दी गई जो यहाँ पे काश्तकारी करते थे, क्योंकि चूंकि वो बाहर से आए हुए थे मोस्टली 100-200-300 साल पहले, या जो वो लोग थे। दूसरा, जो इन्होंने कास्टिज्म लाया, अंग्रेज़ों ने कास्टिज्म लाया, उस कास्टिज्म का इस्तेमाल आज वो तभी बोल रही है ना, जो लोग अगेंस्ट दी मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात नहीं मैं करूँगा, अगेंस्ट दी थॉट ऑफ इंडिया बात करते हैं, तो वो फॉल्ट लाइन क्या करते हैं, जैसे अब मैं थोड़ा सा फैटी हूँ, तू थोड़ा नॉर्मल है, यार तू पतला लड़का था ना, तो 10 पतले अलग हो जाओ,
तू थोड़ा फैटी है, तू थोड़ा 10 फैटी लग हो जाओ। दिस इज हाउ द पॉलिटिकल फॉल्ट्स आर क्रिएटेड। तो उन्होंने उस टाइम पे भी क्या किया, लैंड टू टिलर की बात की, जबकि सबसे ज़्यादा लैंड तो उन्होंने खुद ही एक्वायर की है। ये टिलर थे क्या? शेख्स वर डूइंग टिलर? क्या ये काश्तकारी करते थे? जो इनकी फैमिली थी, कौल फैमिली कन्वर्टेड थे ना, इनकी लैंड्स भी तो थी, लेकिन ये टिलर कहाँ थे? इनकी कितनी लैंड्स कन्वर्ट हुई? किसी ने कभी बात की? इनके पास लैंड बैंक था ही नहीं। अब देखिए मैं वही इनके पास लैंड बैंक कहाँ से आया? बिल्कुल ये समझे ना, गुज्जर कम्युनिटी थी जम्मू की जो काश्तकारी करती थी, या तेली कम्युनिटी करती थी काश्तकारी। मुस्लिम्स में 2-3 कम्युनिटीज ही करती थी, कश्मीर में तो अलग ही सिनेरियो था। मेरा आपसे ये कहना है कि ये बेसिकली जो पूरा गेम प्लान हुआ ना, ये फ्यूचर को देख के हुआ। 10 साल पहले वो करते, 10 साल के बाद पता लगता है। तो भारत के अंदर उनको पता था फॉल्ट लाइन डेमोक्रेसी में क्या आएगी, हम कास्ट क्रिएट कर लेते हैं, हम रिलीजन कास्ट का क्रिएट कर देते हैं। आज कितने सालों से भारत के अंदर एक ऐसा माइंड चल रहा है कि हम सबको इकट्ठे होकर नेशनलिज्म के साथ आगे जाना है, जो गुलाब सिंह जी की सोच थी, महाराजा प्रताप सिंह जी की सोच थी, हमारे या जितने भी राजस्थान के भी अगर हम बात करें, वो बात कर रहे थे कि फोर्सफुली कुछ मत करो, लेट इट बी ए चॉइस, रिलीजन हैज़ टू बी ए चॉइस, नॉट टू बी ए फोर्स्ड अपॉन आइडेंटिटी, या एक डर और खौफ से दी हुई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगेगा तो क्या होगा? वही हो रहा जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग, भारत प्रॉस्पेरिटी की तरफ चला गया, दिल्ली कहाँ का कहाँ पहुँच गया, पहुँचा गुड़गांव जो दिल्ली से लगता है वो कहाँ पहुँच जाता है, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और जम्मू कश्मीर जिसमें ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी थी, जो एंट्री ग्रेड फ्रॉम यूरोप है, आज वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो रहा क्योंकि उसको पॉलिटिकली डिस्टर्ब करके रखा है। तो ये बहुत बड़ा कारण था जिसके बारे में बात करनी जरूरी है, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं। आज भी भारत सरकार और जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता को चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर को कंसोलिडेट करना है, जैसा महाराजा गुलाब सिंह जी ने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर चाहे पाकिस्तान से जंग हो, फिर चाहे चाइना से जंग हो। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत का नॉर्दर्न हिमालयन फ्रंटियर प्रोटेक्ट नहीं होगा, और जब तक हमारा सर प्रोटेक्ट नहीं होगा तब तक शरीर डिस्टेबलाइज रहेगा। क्या कहते हो? जी बिल्कुल, मैं जैसे जिस तरीके से बता रहा था आपको कि एक प्रोसेस शुरू हुआ जो 1947 में आज़ादी के बाद, कि ये ज़मीनें छीन के ज़मीनों पर अटैक किया गया। वो रीज़न क्या था कि कश्मीरी पंडित को जो बीच में, जैसे देखिए डोगरा रूल में, आप मुझे बताइए डोगरा रूल में जिस तरीके से हमने बताया कि गुलाब सिंह जी ने कैसे अपना जो पहली बार किस तरीके से आए वो कश्मीर की वादी में, तो ऑब्वियसली अगर उनका कोई सपोर्टर है तो उनको ताकतवर बनाना चाहिए ना उसको, जो इंडिया ने गलती की 1947 से, तो उन्होंने किया ताकतवर जो उसके थे ठीक लोग, तो उनको दी ताकत, कश्मीरी पंडित थे उनमें, मैं बोलूँगा जो चीज़ सच है। तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन 1947 के बाद सबसे पहले लैंड टू टिलर से तंग किया गया कश्मीरी पंडित को, और अल्टीमेटली 1990 में जो हमारे घर बच गए थे 3-4-5 मरले के ऊपर, एक 2-2 मरले के, हाँ, वो भी छीन लिए गए हमसे। तो ये सिचुएशन वहां पे रुकी है, 1990 पे रुकी है सिचुएशन। एक थॉट स्टेट नहीं समझ रहा। देखिए एक बड़ी खतरनाक बात है, जो एनसीपी बोलती है, पीडीपी भी बोलती है, पॉलिटिकल पार्टी, कि कश्मीरी पंडित आए नॉर्मली वैसे रहे जैसे रहते थे। मेरा उनसे एक ही सवाल, मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ कि आप भी जम्मू कश्मीर में आते हैं, आप भी जम्मू में आए जहाँ पे ज़्यादातर ऐसी आबादी है जो नॉन मुस्लिम आबादी है। वाई यू लिव इन पॉकेट्स देन? यू शुड ऑल्सो लिव इन एवरी एरिया एंड एवरी प्लेस। वाई यू प्रेफर पॉकेट्स? एक दूसरी बात, एक डर खौफ का माहौल है, और वो 2 मरले 4 मरले के घर को क्लेम करेंगे, लेकिन पहले आप उनको एक सेंस ऑफ जिसको सिक्योरिटी, जिस ट्रोमा से वो गुजरे हैं, जो आप चीज बता, सर जिस ट्रोमा से वो इंसान गुजरे हैं। मैं वो मूवी देख रहा था बारामूला, मूवी है ना बारामूला मूवी है जिसमें वो सॉल्व आती हैं। हाँ, सॉल्व होती है, बारामूला मूवी थी ना। एक आइडिया होता है कि किस ट्रोमा से वो लोग गुजरे। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और अगर आप मन से चाहते हो कि वो वापस आए तो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सेफ जोन फॉर देम? नहीं, इनिशियली मैं आपको बिल्कुल उनके मेन फिर वहां से जड़ें फैल जाएंगी। ये ना एक रियलिस्टिकली मेरे साथ हुआ ये चीज, जो आपने बात बताई पीडीपी और एनसी ऐसा बोलते। अब मेरे चाचा जी के मित्र थे, अनंतनाग से थे, हमारे उधर ही पास में रहते थे, वो आते रहते थे कभी कभी घर में। आखिरी बार आए हैं उस दिन मेरे घर में, उसके बाद नहीं आए। मेरे से उन्होंने यही बात बोली, मैं कह रहा था कि अलग एरिया दो, वो कह रहे थे कि नहीं आप अपनी जगह पे आओ। तो मैंने उनको बोला एक चीज़, बस मुझे एक चीज़ का जवाब दो आप, मैं बिल्कुल आऊँगा अपने ही घर में, उसी घर में रहूँगा मैं जिधर मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे ना एक चीज़ करनी है छोटी सी, मुझे अपने घर के ऊपर इंडिया का झंडा लगाना है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो मुस्लिम मानुष था वो कितना एजिटेट हो गया। मुझे सीधे बोलता तुझे पॉलिटिक्स को क्या करना है, तू क्यों? मैंने एक 2 टुक जवाब दिया, ये पीडीपी और एनसी के लिए भी जवाब है, कि आप पाकिस्तान का झंडा लेके निकल सकते हो, लेकिन मैं इंडिया का झंडा नहीं लगा सकता।
अब ये perception बना चुके थे ना। पॉलिटिकली बोलेंगे, जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन मेरी इस बात का जवाब दे, बोलेंगे नहीं जी हम तो नहीं कहते, हम तो खुद लगाते हैं, हम तो, लेकिन हमें पता है कि अंदर से अब जब कश्मीर में अगर उस तरीके से जाना है तो हमको सब सीजन बन के जाना पड़ेगा। गुलाब सिंह जी के जो वंशज महाराजा हरि सिंह जी रूल कर रहे थे, और यहाँ पे कोई स्टेक नहीं था पाकिस्तान का, और ब्रिटिश इंडिया के किसी भी आइडेंटिटी का कोई स्टेक नहीं था, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी कह चुके थे 1930 में, आई एम एन इंडियन। और अगर इंडिया का नाम नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा था, तो महाराजा हरि सिंह जी की पूरी टेरिटरी किधर जानी थी, इधर आनी थी। उसी टेरिटरी का ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना हो, पाकिस्तान ने उसी टूल का इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स के द्वारा बोए हुए बीज का, कि यार वहाँ तो मुस्लिम्स हैं, वो तो मुस्लिम्स के लेवल पे डिसाइड होगा। लेकिन वो डिसीजन किसका होना था? वो डिसीजन होना था ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिश इंडिया की रियासतें थी, जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट के अंदर थी, 500 कुछ जो रियासतें ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी नहीं, क्योंकि झांसी की रानी का लॉ नहीं ना था क्राउन के अकॉर्डिंग के अगेंस्ट जाना, अपना बच्चा बना देना विदाउट दी जो उनके कानून बनाए हुए। महाराजा हरि सिंह और गुलाब सिंह जी के लिए ऐसा कुछ नहीं था। वो बेसिकली रणवीर सिंह जी के टाइम पे वो कानून खत्म हो गया था, एक अलग लॉ लगा उन्होंने था, अपनी ताकत से इस्तेमाल किया था। वो अंग्रेजों के साथ नेगोशिएट नहीं करते थे। वो जेएंडके पे क्लॉज नहीं लगता। मैंने यही तो कहा, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है ना। जो मैं एक बताऊंगा ये क्या था, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि क्या था। जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे पाकिस्तानी नैरेटिव बैठ जाते हैं, मैं उनको क्या बोलूंगा, मंदबुद्धि लोग, और कश्मीरियों को भी गलत गाइड करते हैं, अल जजीरा पे पहुंच जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बातें करते हैं। हम देसी लोग हैं, हम देसी बात करते हैं, हमें देसी बात सच समझ में आती है। वो था उन प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो प्रिंसली स्टेट नॉट अंडर दी सुजनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थी, मतलब सॉरी विद इन दी सुजनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थी, जिनके कैसे वो रूल करेंगे वो फैसले ब्रिटिश एम्पायर देती थी उनको, कि उनका बेटा अगर ब्लड लाइन होगा तो ही आएगा, आ नहीं सकता। स्टेट बोलते थे। अंडरस्टैंड आई एम सेइंग, वेयर एज इन जम्मू कश्मीर हरि सिंह जी जो है ना, वो उनके प्रताप सिंह जी के भाई के बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, एंड नोबडी कैन स्टॉप हिम। हाँ, वो क्योंकि एक रणवीर सिंह के टाइम पे ये अलग नेगोशिएशंस है ना, अलग रूल, ये पावरफुल किंग्स थे, इनके पास पावर थी, और ब्रिटिश क्राउन उस टाइम पे कुछ और लेवल पे बैठा हुआ था, और इन लोगों ने बड़े ढंग से चलाया सिस्टम को। और आज कश्मीर को ये थैंक यू करना चाहिए सनातनी हिंदू राजाओं का यहाँ पे, कि आपने कश्मीर वैली की लाइफ लाइन को बचा लिया, इसके क्राफ्ट को बचा लिया, आपने इसके शॉल इंडस्ट्री को बचा लिया, और मॉडर्न टाइम तक लेके आया। और सबसे बड़ा एनिमी कौन है? जो इस थॉट के अगेंस्ट गया, जिसने पाकिस्तान को उनको अपना बोला। पाकिस्तान वॉज नेवर एंड विल नेवर बी द सिंपथाइजर ऑफ एनी मुस्लिम, बिकॉज एक्चुअल में जो तारिक फतेह बोलता है ना, मैं दुबई गया था, मैं अरब के लोगों से भी मिल के आया हूं, तुझे पता है, दे डोंट कंसीडर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज अ रियल प्रैक्टिशनर ऑफ इस्लाम। अंडरस्टैंड आई एम सेइंग? दे से कि कुरान और इस्लाम इज टोटली बेस्ड ऑन Arabic language, and the people of Pakistan does not know it. तो how they can interpret what is right, what is wrong? तो वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे ब्रिटिश की ना, जिसको हम बोलते हैं ना, एक क्लोन आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, हाउ टू क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर इंडिया, फॉर अफगानिस्तान, फॉर चाइना एंड फॉर अरब। वही हो रहा है आज भी, डिस्टर्बेंस का कारण वही बने हुए हैं। और इन लोगों से कैसे भारत ने बचाना है, तरीका यही है कि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे, और जो हमारा और पाकिस्तान के बीच का एक जो पास्ट की गलती है उसको, जो एक कन्फ्लिक्ट फॉल्ट लाइन है, पीओजेके जो एरिया पाकिस्तान में पड़ा है, उसको चाहे डलॉग से लाएं वापस, चाहे फिर जिस तरह गुलाब सिंह जी लाते। और देखिए जो पीओजी के का रीजन है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारी टेरिटरी है, वो तो प्राइम रीजन है कि वो ऑलरेडी हमारी टेरिटरी है, उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी है। देखिए अभी क्या है कि पीओके उनके होने के कारण, उनके पास होने के कारण, हमारे जो बॉर्डर्स है वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे, डेफिनेटली डिफरेंट है, वो डिफिकल्ट है मैन करना। देखना बॉर्डर पीओके अगर आ जाता है हमारे साथ, तो बॉर्डर एकदम मैदानी इलाकों में आ जाएगा। पीओके ऑलरेडी हमारे पास है, खाली हमने अपनी झाड़, अपना बॉर्डर लाइन उधर तक लेनी है और आईबी क्लियर करना है। और मुझे लगता है कि जो वक्त है, जिस तरीके से वहां पे भी वारदातें हो रही है, और जो पहली बार इतना उग्र प्रदर्शन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, वहां के लोग भी अब समझ गए हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जिस तरीके की वो तरक्की की राह पे चलते हुए देख रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज, ट्रेन, कश्मीर वादी के अंदर ट्रेन, इधर रियासी पुंछ के लिए ट्रेन बनेगी, पहलगाम के लिए ट्रेन बनेगी, सब कुछ जो जिस तरीके का देख रहे हैं, उनको बेचारों को तो आटा और चावल पूरा नहीं मिल रहा, बिजली उधर होती नहीं है, तो उनको भी समझ, उनके जो एमएलएज है चूज किए वो एमएलएज, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अभी भी, अब हम बोलते हैं कि हमारे एमएलएज पावरलेस है, वो पावर में उनसे भी नीचे हैं अभी भी, और 70 साल से उतने ही थे।
तो वो समझ गए हैं कि जुल्म असली उनके साथ हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी और भारत को भी पूरी हेल्प करनी चाहिए उनकी। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड से कश्मीर के वैली के अंदर प्लेस होने के लिए तैयारी में है। दूसरी तरफ से पीओजेके के जो हमारे अपने लोग परेशान हैं वो भी कह रहे हैं कि एक बार, और पाकिस्तान इस टाइम पूरी तरह क्लियर है कि इस बार भारत की सरकार जो है ना वो उस फिलॉसफी को बिलीव नहीं करती है कि अमेरिका कुछ बोलेगा कुछ और बोलेगा, एवरीबॉडी नोज। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, चाइना की सिविलाइजेशन है भारत की सिविलाइजेशन की तरह स्ट्रांग है, एक उनका हिस्ट्री है। अनलेस एंड अनटिल मिसकम्युनिकेशन हो, कोई एजेंसीज प्ले करें एन एक्टिव रोल वेस्टर्न, चाइना विल ऑल्सो लाइक टू हैव अ गुड एंड क्वाडियर रिलेशनशिप विद भारत, चाहे फिर अरुणाचल का एरिया हो चाहे वो हो। देखिए चाइना अगर पीओके का इशू सॉर्ट आउट हो जाता है ना, क्योंकि हमने तो किया भी था छोटी कि चीज रहेगी। रशिया इंडिया चाइना जो है ना इस टाइम, देखो रशिया इंडिया चाइना ये ट्रोइका बन रहा है ना, ट्राइंगल रशिया इंडिया एंड चाइना, ये वर्ल्ड में डोमिनेट करने वाला है। पॉपुलेशन दोनों के पास है, रिसोर्सेज चाइना के पास भी हैं और रशिया के पास हमें चाइना की जरूरत कम है। चाइना को चाइना हमारे बिना मर जाएगा। हम सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी और हम उसके हॉट एरिया। ये मैंने एक डेटा निकाला था कि अगर पिछले साल कि अगर एक आदमी मरता है इंडिया में, एक आदमी की डेथ से सालाना करीबन 30,000 रुपए का नुकसान डायरेक्ट चाइना को हो रहा है, क्योंकि हम उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसके साथ तो दुश्मनी का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि एक पागल आदमी ने, एक जिन्ना ने, मैं उसको एनालाइज करता हूँ कि वो थोड़ा पागल था, वो साइकेट्रिक था, उसने कुछ ख्वाब देखा और ऐसा एक देश बनाया जिसका अस्तित्व ही नहीं था। तो वो देश तो बना नहीं, एक गैंग बन गया जिसको आसिम मुनीर जैसे लोगों ने टाइम पे टेक ओवर किया टाइम पे। और ये जो ठग्स का गैंग है, ये वक्त आ चुका है कि बलूचिस्तान को आजाद कराना है। रामायण में कहा है कि केला काटने पे फल देता है और दुष्ट को दंड से समझ आती है। बिल्कुल। और वो दुष्ट जो है वो डिफाइन हो चुका है पाकिस्तान के रजीम से। पाकिस्तान की जनता को नहीं बोलूंगा, जनता तो परेशान है, बलूचिस्तान के लोग जनता इनोसेंट, सब परेशान है। जो रूलर्स है ना, जैसे वो समय अच्छे आते हैं ना तो इमरान खान हो जाते हैं, जैसे वो उनको समझ आती है तो भुट्टो के फादर हो जाते हैं और उनको रिप्लेस कर दिया। अब इस टाइम पे जैसा रिवोल्ट पीओजेके में हो रहा है ना, दैट इज ड्यू इन पाकिस्तान एज अ होल। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान की जनता बोले भाई साहब हमें जॉब रिजर्वेशन की बात की हमने, 50% जॉब सिर्फ पंजाब के लिए है, जो मेन गवर्निंग जिन्होंने ये गेम रचा है। 50% जॉब्स उनके लिए, 1% गिलगित बल्तिस्तान और इनके लिए, इतना ही जॉब मिलेगा उनको। बलूचिस्तान को 11%, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को 15-16%। मतलब बुरा हाल कर दिया उन्होंने, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, वो ना नौकरी दे रहे हैं, ना कोई खाना दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी अब थोड़ा सा डर, आज मोदी जी ने बोला ट्रंप को कि बोला अगर हम मजे की बात होंगे तो हम करेंगे। ट्रंप लड़खड़ाया और उसने हाथ मोदी जी का खुद पकड़ा और आगे से मोदी जी ने उसको सपोर्ट किया और चलाया अपने साथ। दिस इज द फिलॉसफी एंड दिस इज द सिंबल। तो मुझे लगता है कि द साइन, मेरा पूरा फीलिंग है कि इस टाइम अपॉर्चून टाइम है पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने का। देखिए लोग भी तैयार हैं, वहां के लोग भी समझ गए। आसिम मुनीर भी अब ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पीओजेके के अंदर पहली बार बना, जबकि उसने झूठों का इतना बड़ा पुलिंदा बना दिया कि इंडिया हरा दिया, मैंने वो कर दिया, मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं वैसा हो गया, उसके लिए कितना शॉकिंग है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और मैं तो कहता हूं इंडिया को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनको पूरा का पूरा जिस तरीके का सपोर्ट पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान ने खराबी की हमारे कश्मीर में आके, हम तो जेन्युइन काम करेंगे, हम तो बचा रहे हैं सच में लोगों को। और हमारे दो मेजर देखो, जो महाराजा रंजीत सिंह और गुलाब सिंह जी का दिल और धड़कन थी ना, उसी एरिया को बेसिकली पाकिस्तान ना दो आइडेंटिटीज का एनिमी है, महाराजा रंजीत सिंह जी का और महाराजा गुलाब सिंह जी का। क्योंकि रंजीत सिंह जी को पंजाब और गुलाब सिंह जी को जम्मू प्यारा था और इन दोनों ने अपनी जानों को हथेली पे लेके कंसोलिडेट किया और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा डैमेज इन्हीं को दिया। तो वक्त आ चुका कि पंजाब की जनता भी इस चीज़ को समझे, उधर वाली भी तो समझे, इधर तो हम समझ ही रहे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब चला गया वो भी अपने अंदर से देखे कि हमने रंजीत सिंह जी का लाहौर देखा है, हमने लाहौर में प्रोस्पेरिटी देखी है और हम किन के चक्रों में पड़ गए हैं जो खुद ही क्लियर नहीं है कि हम हैं क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बातचीत करने से और आज का दिन सेलिब्रेट करने से फिर से सीड्स में पानी पड़ेगा और जब लोग कोई बात बोलते हैं ना डेमोक्रेसी में वो करनी पड़ती है।
तो भारत एक डिफरेंट लेवल पे ग्रो कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि जो रजीम्स भारत के अंदर हैं आज की डेट में, दे आर सिंसियर टू द पीपल एंड सिंसियर टू द सिविलाइजेशनल इथोस। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारी डिस्कशन के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।